हाय, दिस इज विवेक मिश्रा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो भाई चालू करते हैं वापस से आते हैं अपनी सीरीज पे। और सीरीज बन रही है कौन सी? प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स 1। सिंपल जी, इस सीरीज का ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर के साथ आपकी जो पूरी सीरीज है वो कंप्लीट खत्म होती है। ठीक है जी, चलिए तो आज करने वाले हैं सेमेस्टर 2 वालों के लिए सीरीज बन रही है बीओ प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्रेडिट क्रिएशन। यहाँ पे हम समझते हैं, मतलब यहाँ पे हम सीखेंगे क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है और लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या होता है, कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे टैकल करती हैं। सिंपल जी, इन सब कंसेप्ट्स के बारे में समझना है। और इस चैप्टर के अंदर बस हमको ये 5 टॉपिक सीखने हैं। जैसे ही आपने 5 टॉपिक सीख लिए वैसे ही आपका पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये टॉपिक तो बहुत ही इजी टॉपिक है, ये आप ये मान लो 5-5 मिनट के टॉपिक है या फिर 2-2 मिनट के टॉपिक है, मैं आराम से खत्म करवा दूंगा। लेकिन इन टॉपिक को करने से पहले हम एक छोटा से टर्म्स है वो टर्म्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे। अगर वो टर्म्स आपको आती होंगी तो फिर आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो बहुत इजीली कवर हो जाएगा पूरा। ठीक है जी, चलिए तो बात आती है मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टर्म होती है CRR, इसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा होता है SLR, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तीसरा होता है LRR, जिसको कहते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। सिंपल जी, ये तीनों के तीनों एक तरीके से रिजर्व होते हैं जो कि बैंक वाले अपने पास रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कोई बंदा है, उसने बैंक में जमा करवाए 1000 रुपए। कितने रुपए जमा करवाए? 1000 रुपए। अब क्या बैंक वाले अपने पास रख के बैठेंगे उस 1000 रुपए को? नहीं जी, तो बैंक वाले तो रखेंगे नहीं अपने पास वो पैसा। तो क्या करेंगे बैंक वाले? जेब में रख के घूमेंगे नहीं। बैंक वालों का मेन काम होता है लोन प्रोवाइड करना पब्लिक को। तो पब्लिक को लोन देंगे, क्या पूरे 1000 रुपए का दे देंगे? अगर 1000 रुपए का लोन दे दिया तो फिर बैंक वालों के पास तो कुछ बचा ही नहीं सर्वाइव करने के लिए। अगर ये पैसे मांगने आ गया, 10-20 रुपए लेने आ गया, तो बैंक वालों के पास तो वो भी नहीं रहेंगे। दैट्स वाई बैंक वाले क्या करते हैं कि 900 रुपए तक का लोन दे देते हैं और अपने पास 100 रुपए रिजर्व की फॉर्म में रख लेते हैं। कह रहे भैया अगर ये पूरे पैसे मांगने आ जाए, 1000 रुपए पूरे मांगने आ जाए तो ये हाँ आ सकता है पूरे 1000 रुपए मांगने के लिए। लेकिन क्या सोचो, क्या बैंक के पास पूरा एक मतलब अकेला यही कस्टमर है? नहीं, बैंक के करोड़ों कस्टमर है। तो बैंक में हजारों करोड़ रुपए जमा होंगे, जिनमें से बैंक वालों ने 100 करोड़ रुपए रखे होंगे और 900 करोड़ रुपए बैंक वालों ने लोन दिया होगा। अब जो बैंक वाले ने 100 करोड़ रुपए अपने पास रखे हैं, उसमें से अगर ये 1000 रुपए पूरे लेने आ गया तो कोई बात नहीं। कुछ ऐसे कस्टमर होंगे जो 0 रुपए लेने आ रहे होंगे, मतलब कोई रुपए नहीं लेने आ रहे होंगे, उनका पैसा उठा के इनको दे देते हैं। सिंपल जी, तो इस तरीके से बैंक सर्वाइव करता है, चलता है। तो जो पैसा बैंक वालों ने अपने पास रखा है इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, यानी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LRR। क्या बोलता जाता है? क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं लीगल रिजर्व रेशियो, जो बैंक वाले रिजर्व की फॉर्म में रखते हैं। अच्छा, ये पैसा बैंक वाले केवल अपने पास ही नहीं रखते। ये पैसा जो होता है बैंक वाले 2 पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं CRR और एक को बोलते हैं SLR। जो CRR वाला पैसा होता है ये अमाउंट बैंक वाले भेज देते हैं, कमर्शियल बैंक भेज देते हैं किसके पास? RBI के पास। किसके पास? RBI के पास। और इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल। चलिए, और जो पैसा बैंक वाले अपने पास रखते हैं, खुद के पास रखते हैं, तो उसको बोलते हैं SLR। सिंपल। जैसे मान लो बैंक वालों ने 100 करोड़ रुपए सोचा कि मैं अपने पास रिजर्व रखूंगा, उनमें से मान लेते हैं 80 करोड़ रुपए बैंक वालों ने किसके पास भेज दिया? RBI के पास, ताकि चोरी चकारी ना हो बैंक में। और केवल अपने पास कितना रखा? 20 करोड़ रुपए। सिंपल जी, तो जो अपने पास रखा है उसे बोलेंगे SLR और जो बैंक वालों के पास बेचा है RBI के पास उसको बोलेंगे CRR। एक तरीके से ये तीनों ही क्या है? रिजर्व होते हैं जो बैंक वाले अपने पास रखते हैं। सिंपल जी, तो अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछेगी तो बोल देना इट इज ए पार्ट ऑफ डिपॉजिट विच इज रिजर्व बाय कमर्शियल बैंक एट RBI, उसे CRR बोलते हैं। एट इटसेल्फ तो उसे SLR बोलते हैं। और अगर कुछ ना बोले तो LRR के बारे में पूछे तो इट इज अ सम ऑफ CRR एंड LRR, मतलब इट इज अ सम ऑफ CRR एंड SLR। सिंपल जी, तो इस तरीके से आप आराम से डेफिनेशन लिख के आ सकते हो। बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल है नहीं, मेरे हिसाब से आप आराम से कर दोगे। आगे चलते हैं, चौथा पार्ट। अब आता है टॉपिक बैंक रेट। पांचवा रेपो रेट, छठा रिवर्स रेपो रेट। अब ये तीनों चीजें क्या है?
ये तीनों चीजें इंटरेस्ट रेट है। क्या ये? इंटरेस्ट रेट। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कमर्शियल बैंक से आप लेते हो लोन, क्या लेते हो जी? लोन। कमर्शियल बैंक ने आपको क्या दिया? लोन। क्या बदले में कुछ नहीं डिमांड करेगा? हाँ जी डिमांड करेगा। बदले में हमसे क्या मांगेगा? वो इंटरेस्ट हमसे मांगेगा 5%, 6%, 9%, 12% इंटरेस्ट मांगेगा। तो जब कमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है लोन लेने के बदले में, तो देखो जब क्या आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो क्या उनसे इंटरेस्ट नहीं लेगी? बिल्कुल लेगी। तो वो जो इंटरेस्ट लेती है ना 5%, 2%, 6% जो भी इंटरेस्ट लेती है उसी को बोलते हैं बैंक रेट और उसी को बोलते हैं रेपो रेट। समझ में? तो बैंक रेट या रेपो रेट की डेफिनेशन क्या बनती है? बैंक रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। रेपो रेट क्या होता है? इट इज अ रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू कमर्शियल बैंक। सिंपल जी। कह रहा फिर भैया दो नाम लेने की जरूरत है जब सेम ही चीज है, सेम ही बात है, तो है थोड़ा सा डिफरेंस। बैंक रेट जो होता है अगर आप लोन ले रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तब उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। सिंपल जी। अगर आप लोन ले रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए तो उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसको बोलते हैं क्या? रेपो रेट। यहां पे जो इंटरेस्ट होता है ना, बैंक रेट में जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। शॉर्ट रेट मतलब जो रेपो रेट है उसमें इंटरेस्ट रेट क्या लगाते हैं? ज्यादा लगाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे आप लंबे समय के लिए लोन ले रहे हो तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे भी दे देते हैं। हाँ लेकिन बदले में आपको यहाँ पे सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, कुछ सामान गिरवी रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे समय के लिए आपने लोन लिया है। सिंपल है ना? चलिए रिवर्स रेपो रेट, नाम से पता चल रहा है रिवर्स है, ये उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? एक ऐसा रेट जिस रेट पे आरबीआई लोन लेता है, वो भी किससे? कमर्शियल बैंक से। यानी कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई को लोन देते हैं तो जिस रेट पे देंगे उस रेट पे क्या बोलेंगे? उसे रिवर्स रेपो रेट। सिंपल है ना? अगर डेफिनेशन पूछे, इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लोन टू आरबीआई। सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। यहां पे खत्म होता है ये वाला टॉपिक। आगे चलते हैं। अगला आता है ओएमओ। ओएमओ मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब यहां पे गवर्नमेंट अपनी सेल और परचेज करती है सिक्योरिटीज का। गवर्नमेंट के पास जो भी सिक्योरिटीज होती है, जैसे रेलवे हो गई, जैसे एलआईसी हो गई, जैसे कि रोड्स हो गई, कंस्ट्रक्शन के लिए स्कूल हो गया हमारे पास, ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ऐसी प्रॉपर्टीज का सेल करती है या फिर परचेज करती है, ठीक है जी, ओनरशिप ट्रांसफर कर देती है। आगे चलते हैं, आठवां अगला आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसको बोलते हैं हिंदी में सीमांत आवश्यकता। क्या बोलते हैं जी? सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या बोला है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको कभी भी लोन लेना हो, क्या लेना हो? लोन लेना हो, ठीक है जी। मान लेते हैं आपको 10 लाख का लोन चाहिए। कितने का लोन चाहिए? 10 लाख का। 10 लाख के लोन के लिए अब आप गए बैंक के पास, बैंक वाले कह लेंगे जी आपके शकल देख के तो लोन देंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। कोई प्रॉपर्टी के कागज ले आओ तो आप लोन ले लो। तो आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, 10 लाख का लोन ले गए आप, और आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 3। अब 3 प्रॉपर्टी में से सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है 8 करोड़ मतलब 8 लाख की, दूसरी प्रॉपर्टी है आपके पास 10 लाख की, और तीसरी प्रॉपर्टी है आपके पास 12 लाख की। 3 प्रॉपर्टी है। अब सोचिए आपको बस लोन चाहिए 10 लाख का। 10 लाख की प्रॉपर्टी के लिए मतलब 10 लाख के लोन के लिए आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, 8 लाख, 10 लाख और 12 लाख। क्या लगता है क्या 8 लाख की प्रॉपर्टी लेके बैंक वाले 10 लाख का लोन दे देंगे? नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। 8 लाख की प्रॉपर्टी के लिए बैंक वाले कभी भी 10 लाख का लोन नहीं देंगे। क्या पता आप लोन लेके भग गए, बैंक वाले आपकी प्रॉपर्टी से रिकवर करने जाएंगे तो उनको कितना मिलेगा? बस खाली 8 लाख रुपए। 2 लाख का तो बैंक का नुकसान हो गया ना। अब खुद सोचो, कोई बिजनेस करने के लिए क्या नुकसान झेलने के लिए बना क्या बिजनेस का? कोई भी बैंक जो है वो नुकसान झेलने के लिए थोड़ी ना बना। सिंपल जी। चलिए, तो कह रहे भैया हम 10 लाख की प्रॉपर्टी दे देंगे। 10 लाख की प्रॉपर्टी हाँ आप दे तो दोगे, लेकिन बैंक वाले फिर भी मना कर देंगे। बैंक वाले फिर भी मना कर देंगे। बैंक वाले फिर भी मना करेंगे। क्यों करेंगे मना? क्योंकि 10 लाख की जो प्रॉपर्टी है उसके बदले में आपको 10 लाख का लोन थोड़ी ना देंगे। बैंक वाले किसके लिए बने? प्रॉफिट कमाने के लिए। किसके लिए बने? प्रॉफिट कमाने के लिए। बैंक वालों को क्या चाहिए? मेन प्रॉफिट चाहिए। बैंक वालों को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब 10 लाख की प्रॉपर्टी के में मतलब 10 लाख की प्रॉपर्टी के बदले में 10 लाख का लोन दे देंगे तो बैंक वालों को प्रॉफिट कहां से हुआ? सिंपल जी। तो इस वजह से बैंक वाले क्या करते हैं, वो अपने पास पहले से ही 2 लाख का मार्जिन लेके चलते हैं। यानी कि अगर आप
फ्रॉड करके भगे भी, 10 लाख लेके भगे भी, तब भी बैंक वालों ने कितने की प्रॉपर्टी जब्त कर रखी है? 12 लाख की। तो 2 लाख का यहाँ पे बैंक वालों को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल जी। और इसी गैप को, इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एसेट एंड लोन प्रोवाइडेड ऑन दैट एसेट। सिंपल जी। तो क्या है मार्जिनल रिक्वायरमेंट? एक डिफरेंस है किसका? वैल्यू ऑफ एसेट का, जो भी एसेट की वैल्यू 12 लाख रुपए, और जो उस एसेट के ऊपर लोन प्रोवाइड किया है बैंक वालों ने 10 लाख रुपए का, उन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसी को बोलते हैं बस। सिंपल। चलिए, तो ये सब है टर्म्स जो कि आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए जब मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा बाकी सारे। सिंपल जी। जिसको उतारना है उतार लो, फिर हम आगे चलते हैं। उतार लियोगे भाई? स्क्रीनशॉट ले लेना बस। आगे अब तो बाकी चैप्टर बहुत इजी है। थोड़ा सा एक बार इंटरेस्ट के बारे में और समझा दूं आपको, फिर इजी रहेगा। हाँ जी, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है डिटरमाइनिंग द इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है? समझिए, आपने सुना होगा इंटरेस्ट रेट। बैंक से जब लोन लेने जाते हैं तो बदले में आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। सोचिए कोई बैंक वाला अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, बोल रहा है आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप लोन ज्यादा लोगे कम लोगे? तो जी भैया ज्यादा क्यों लेंगे? ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम लोन कम लेंगे। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट घटा देते हैं तो लोन क्या लेती है? पब्लिक ज्यादा लेती है। यानी इनमें कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। सिंपल। अच्छा, पब्लिक लोन लेके करती क्या है? पब्लिक लोन लेके करती है भैया इन्वेस्टमेंट। क्या करती है? इन्वेस्टमेंट। सिंपल। अब सोचिए, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पब्लिक लोन कम लेगी, और लोन कम लेगी तो फिर इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी? कम करेगी। वैसे ही सेम, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी, और लोन ज्यादा लेगी तो इन्वेस्टमेंट भी क्या करेगी? ज्यादा करेगी। सिंपल। हाँ जी। यानी कि हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट का लोन के साथ और नेगेटिव मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ, दोनों के साथ ही कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। यानी कि ये बनता है आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट कर्व। सिंपल जी। अगर रेट ज्यादा होते हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो लोग लोन क्या लेते हैं? कम, और इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं? कम। देश की नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? कम। सिंपल जी। वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो लोग लोन लेना ज्यादा कर देते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, तो जो इनकम होती है वो वाई से चली जाती है वाई वन पे, यानी जो आर से रेट है वो आर वन पे चला जाएगा। तो सिंपल। यानी कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं। और यही जो रिलेशन है यही रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट डिमांड को। यही जो कर्व है यही रिप्रेजेंट करता है क्या बोलते हैं? एमडी को, मनी डिमांड को। ठीक है जी। मनी की डिमांड कैसे होती है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा हुआ तो मैं मनी की डिमांड कम करूंगा, मेरे को पैसे की डिमांड कम करनी है, और इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मैं ज्यादा मनी की डिमांड करूंगा। सिंपल जी। क्योंकि ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी है, ज्यादा इनकम है तो। लेकिन हाँ, बात करी जाए तो मनी सप्लाई की, तो मनी सप्लाई तो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इसको बोलते हैं मनी सप्लाई, क्योंकि उसे कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। हाँ, अगर इसको शिफ्ट होना भी है तो आरबीआई ही शिफ्ट कर सकती है, राइट वर्ड शिफ्ट कर सकती है या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर सकती है। सिंपल जी। लेकिन रहेगा वो हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई दिक्कत नहीं? पक्का पक्का? बढ़िया। चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए चाहे इंटरेस्ट रेट घट जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई दिक्कत नहीं। ये था इंटरेस्ट रेट और उसका इन्वेस्टमेंट का कर्व, जो आपको यहाँ पे सीखना था। डिटरमाइनिंग इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट कैसे डिसाइड होता है उसकी वजह से। अब मेन समझते हैं ये जो मनी सप्लाई होती है ये है क्या चीज, समझिए। और इंटरेस्ट रेट इसको कैसे इफेक्ट करता है? मनी सप्लाई होती कैसे है? तो ये मनी सप्लाई जिसे आरबीआई कंट्रोल करती है, इसको बोलते हैं मनी डिमांड। हाँ, थोड़ा सा आप आईसी मतलब वैसा बना सकते हो आईसी कर्व की तरह, या फिर जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप। ठीक है जी। तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इसी पॉइंट पे जो रेट है वो डिसाइड हो जाता है और इनकम डिसाइड हो जाती है, या फिर आउटपुट बोल सकते हो इस जगह पे। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इसी लेवल पे मनी सप्लाई किया जाता है। सिंपल जी। देश के अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम है, जितना भी पैसा होता है वो इस रेट पे डिसाइड होता है। ठीक है जी। अब इंटरेस्ट रेट इसको कैसे अफेक्ट करता है वो समझते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अभी क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हो चुका है? बढ़ चुका है, महंगा हो चुका है, तो लोग मनी की डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। लोग बोलेंगे कि
ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, मेरे को लोन वोन मत दो, मेरे को लोन कम दो, और लोन कम देंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। अब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो फिर जो मनी सप्लाई कर वो जो होगा वो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा। मनी सप्लाई में कहां पे चेंज आएगा कि वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू से हम कहां पे आ जाएंगे, Q1 पे, और ये बनेगा हमारा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। सिंपल जी इतना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और वहीं पे अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग ज्यादा मनी की डिमांड करेंगे, मनी की डिमांड ज्यादा करेंगे तो हमें को क्या करना पड़ेगा, मनी सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मनी सप्लाई टू Q2। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। भाई ऊपर पूजा हो रही है तो थोड़ी सी नॉइस आ रही है, नॉइस नहीं बोलते उससे, मतलब क्या होता है, अगर घंटी घंटी की आवाज आ रही है तो उसके लिए माफी चाहूंगा, बाकी होती है सब करूंगा, ठीक है भाई। शुरू करते फिलहाल आगे चलते हैं। और यहाँ पे हो गया, हमने टॉपिक सीख लिया मनी सप्लाई, और मनी सप्लाई में क्या चेंजेस आते हैं, किसकी वजह से, इंटरेस्ट रेट की वजह से। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है ना, बहुत अच्छी बात है। अब चालू करते हैं अगला टॉपिक। अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो क्रेडिट क्रिएशन मतलब क्या करना होता है, पैसे को कंट्रोल करना होता है, इसको हम मनी कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। अब पैसे को कंट्रोल करना है तो सीधी सी बात है, बहुत सारे तरीके हैं, जो मैंने आपको टर्म सिखाई थी, रिजर्व रखना, और क्या बोलते हैं, पिछले टॉपिक में जब हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी वहां पे भी मैंने बताया था पैसे को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करती है मार्केट में, इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे करती है, टैक्स से कभी ज्यादा टैक्स लगाती है, कभी कम टैक्स लगाती है, कभी सब्सिडी ज्यादा देती है, कभी सब्सिडी कम करती है, कभी अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, कभी एक्सपेंडिचर कम कर देती है, तो बहुत सारे तरीके हैं। सेम इसी तरीके से यहां पे भी बहुत सारे तरीके हैं, जिस तरीके से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी है, इस वजह से आरबीआई देश के अंदर मनी को कंट्रोल करती है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करती है। तो मेन टॉपिक हमें भी फिलहाल क्या सीख रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन की जरूरत क्या है, क्रेडिट क्रिएशन मेन जरूरत क्या है लोगों को क्रेडिट क्रिएशन की, तो सीधी सी बात, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। सिंपल जी। तो क्रेडिट क्रिएशन की जरूरत क्यों होती है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेन पर्पस तो क्रेडिट क्रिएशन का यही होता है कि देश के अंदर अपने क्या किया जाए, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, क्योंकि अगर क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल में रहता है ना तो हम इंटरेस्ट रेट भी स्टेबल रख सकते हैं, पब्लिक लोन्स भी जो होगी वो थोड़ा नॉर्मल मॉडरेट तरीके से लेगी, तो इन्वेस्टमेंट भी नॉर्मल तरीके से हमारी चलती रहेगी। सिंपल जी। तो सबसे बेस्ट होता है क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करो, पैसे को कंट्रोल करोगे तभी ये सब चीजें काम हो पाते हैं। सिंपल जी। चालू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और सबसे पहले टॉपिक यही आता है, क्योंकि बाकी टॉपिक तो एग्जाम्स में आए या ना आए पता नहीं, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी इसके बारे में एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगाएंगे इस पे और ढंग से समझेंगे। हाँ जी। तो क्रेडिट क्रिएशन की जरूरत क्यों होती है, तो इसके अलावा भाई जो फिस्कल डेफिसिट है उन सबको भी कंट्रोल करने के लिए, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, क्रेडिट क्रिएशन की जरूरत होती है। आप ये ऐसा पॉइंट बना के आ सकते हो, लिख के आ सकते हो। मेन टॉपिक चालू करते हैं जो एग्जाम्स में कई बार आता है, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, अब देखो आप इतने छोटे तो होने की मैं बताऊंगा कि बार बार के पेपर में लिख के कैसे आना है और करोगे कैसे, तो आप आराम से मैं कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ बार बार, आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी एक बार बता दूंगा कैसे करना है। मान लेते हैं ये इन्फ्लेशन है पहले की तरह, ये डिफ्लेशन, और ये बात मैं पहले ही समझा चुका हूं। इन्फ्लेशन में पब्लिक के पास पैसे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, प्राइसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। डिफ्लेशन में पब्लिक के पास पैसे भी कम होते हैं और प्रोडक्ट के प्राइसेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं। अब हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी से कैसे कंट्रोल करें। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ टूल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में। वो टूल्स कौन कौन से हैं, वही है CRR, SLR, उसके बाद LRR। मैं इन तीनों को ही मैं RR बोलूंगा, क्या बोलूंगा जी, RR, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, उसके बाद OMO, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सारे जो टूल्स हैं इनको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स, और इसके बाद ये वाले जो टूल्स हैं इनको बोलते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। सिंपल है ना। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल करें, तो समझिए पहले इससे, ये सब होते हैं एक तरीके से रिजर्व। जैसे बैंक में 1000 रुपए जमा हुए थे तो बैंक वालों ने अपने पास कितना रुपए रखे थे, 100 रुपए, और पब्लिक को लोन दिया था कितने रुपए का, 900 रुपए का। अब समझिए, मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर चल रही है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, चीजों के प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा है, लोगों के पास पैसे ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्या उनको और पैसा देना चाहिए, नहीं। तो पब्लिक को लोन देना चाहिए क्या, नहीं। तो आरबीआई क्या चाहेगी, पब्लिक का लोन क्या हो जाए, कम।
तो क्या करे फिर पैसे का, जो भी पैसे जमा हो रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जब भी लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो ऐसे टाइम पे पब्लिक को लोन ना देकर अपने पास रिजर्व को बढ़ाना चाहिए, यानी अपने पास रिजर्व को ज्यादा रखना चाहिए। दैट्स वाई महंगाई के टाइम पे, इन्फ्लेशन के टाइम पे इन तीनों रिजर्व्स को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। सिंपल जी, कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। वहीं पे अगर डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन मतलब मंदी, अगर देश में पैसा नहीं है, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, लोग मर रहे हैं पैसे को लिए, भाई उनको पैसा चाहिए, तो ऐसे टाइम पे पब्लिक को लोन ज्यादा मिलना चाहिए। तो आरबीआई क्या चाहेगी कि पब्लिक को लोन ज्यादा दिया जाए, तो अपने पास रिजर्व क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अपने पास कम रखो और पब्लिक को ज्यादा दो, यानी कि ऐसे टाइम पे इन सब रिजर्व्स को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सिंपल इतना, बहुत अच्छी बात है। आगे चलते हैं। अब ये सब चीजें क्या है, ये सब होते हैं इंटरेस्ट रेट, और मैंने इंटरेस्ट रेट और क्या बोलते हैं इनकम में नेगेटिव रिलेशन आपको समझा दिया है। इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में नेगेटिव, इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट में आपको नेगेटिव रिलेशन समझाया कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पब्लिक लोन क्या लेगी, कम, और इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो पब्लिक लोन क्या लेती है, ज्यादा। अब समझिए, इन्फ्लेशन मतलब पब्लिक का पैसा, पब्लिक के पास ज्यादा पैसा है, तो क्या इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक को और पैसा देना चाहिए, नहीं। अब पब्लिक को हम चाहते हैं कि लोन क्या दिया जाए, कम दिया जाए, तो अगर लोन को घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो सभी इंटरेस्ट रेट्स को क्या करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है। वहीं पे डिफ्लेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे क्या करना पड़ेगा, अगर देश में मान लेते हैं मंदी चल रही है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आरबीआई को क्या करना चाहिए, पब्लिक को लोन ज्यादा देना चाहिए। पब्लिक को लोन ज्यादा कब दे सकती है, जब ये इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, कम, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होंगे तभी तो लोन ज्यादा दिया जाएगा। समझाया ना, समझा देता हूं एक बार। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट एक ऐसा रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक किससे लोन लेता है, आरबीआई से। तो आपको समझाना कैसे, ऐसे आरबीआई से लोन लेंगे, बदले में आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट रेट। सिंपल जी, और इनमें नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलता है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव। समझो, मान लेते हैं इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लोगों के पास पैसा क्या है, ज्यादा, पैसा ज्यादा है, तो फिर क्या बोलते हैं कमर्शियल बैंक, छोड़ो, चलो ठीक है समझाता हूं। पब्लिक के पास पैसा ज्यादा है, यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, लेकिन कमर्शियल बैंक मेन मोटिव क्या होता है इसका, पैसा कमाना। तो ये क्या करता है, ये पब्लिक को और पैसा देता है, और पैसा देता है। क्या आरबीआई चाहेगी कि पब्लिक को पैसा दे, आरबीआई नहीं चाहेगी पब्लिक को पैसा दे। तो आरबीआई क्या चाहती है, आरबीआई चाहती है ये पैसा अपने पास रिजर्व रखे, लेकिन रिजर्व रखने नहीं दिया, क्योंकि ये चाहता है कि पब्लिक को बेच के, मतलब पब्लिक को पैसा दे के मैं ज्यादा पैसे कमाऊं। तो इस केस में आरबीआई क्या करती है, ऐसे केस में आरबीआई क्या करती है, हाँ, तो ऐसे केस में अच्छा आरबीआई क्या करती है, तो सुनिए, ये जो कमर्शियल बैंक है ये पब्लिक को पैसा देता कैसे है, जो भी आरबीआई के पास पैसा होता है उससे लोन लेता है, मतलब आरबीआई से कमर्शियल बैंक लोन लेता है, और किसको देता है, वो पब्लिक को। और आरबीआई नहीं चाहती कि ये पब्लिक को लोन दे, मतलब पब्लिक को लोन दे, पैसा दे। तो आरबीआई क्या कहती है, भाई यहाँ पे लोन क्या लो, कम लो, लोन क्या लो, कम लो। अब लोन कब कम होगा, जब रेपो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को बढ़ाने की वजह से जो कमर्शियल बैंक होता है, कमर्शियल बैंक कहता है तुमने इतना ज्यादा इंटरेस्ट कर दिया, मैं लोन क्या लूंगा, कम लूंगा, मैं लोन नहीं लूंगा। और जब ये लोन नहीं लेगा तो ये पब्लिक को लोन भी नहीं दे पाएगा। तो इसी वजह से आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक लोन क्या लेते हैं, कम, और लोन कम लेंगे तो आगे भी पब्लिक को लोन कम देंगे। सिंपल जी, तो वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको समझाया। सिंपल ना, बहुत अच्छी बात है। ओएमओ और ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट समझते हैं पहले। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या था, मेरे को 10 लाख की प्रॉपर्टी चाहिए थी, मतलब 10 लाख का लोन चाहिए था, मैं बदले में 12 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रख रहा था। सिंपल। अगर वहीं पे बैंक मेरे से बोले 10 लाख का लोन 12 लाख की प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा, आपको 50 लाख की प्रॉपर्टी लानी पड़ेगी, तब जाके हम क्या देंगे, 10 लाख का लोन। क्या मैं दूंगा, मैं नहीं देने वाला। 10 लाख रुपए के चक्कर में मैं अपनी 50 लाख की प्रॉपर्टी फंसा दूं, ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं। समझे जी, कोई दिक्कत तो नहीं ना। हाँ जी, तो इस वजह से अगर इन्फ्लेशन के हो रहा हो देश के अंदर, लोगों के पास ऑलरेडी ज्यादा हो पैसा, तो आरबीआई नहीं चाहती कि पब्लिक को लोन दिया जाए। तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को, यानी कि जो डिफरेंस होता है इनका, उसको बढ़ा देती है, ताकि पब्लिक जो है वो लोन लेने से कतराए, यानी पब्लिक को लोन ना दिया जाए। और जब डिफ्लेशन होता है, देश में पैसा नहीं होता, तब आरबीआई चाहती है कि पब्लिक को लोन दिया जाए। तो ये जो डिफरेंस होता है इनका, इसको कम कर देती है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देती है। तो सीधी बात, यहाँ पे बढ़ा दिया जाएगा और यहाँ पे घटाया जाएगा। सिंपल। ओएमओ समझते हैं एक बार। ओएमओ मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी प्रॉपर्टीज को बेचना। तो अगर देश में इन्फ्लेशन है, पब्लिक के पास ऑलरेडी पैसा है, तो आरबीआई क्या चाहेगी, पब्लिक से पैसा छीनना। तो आरबीआई अपनी खुद की प्रॉपर्टी को, यानी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पब्लिक को बेच देती है, सेल कर देती है, और बदले में पब्लिक से क्या ले लेती है, पैसा। वहीं पे डिफ्लेशन के टाइम पे, मंदी के टाइम पे, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, आरबीआई क्या चाहती है, उन तक पैसा पहुंचाना। तो ऐसे टाइम पे आरबीआई उनसे उनकी प्रॉपर्टी खरीद लेती है। गांव देहात में यही होता है,
जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो आरबीआई उनसे उनकी प्रॉपर्टी ले लेती है, हाईवे बनाने के बारे में उनसे प्रॉपर्टी ले लेगी और बदले में उनको क्या दे देगी, पैसे। यानी गवर्नमेंट क्या वे परचेज करती है, जमीनों का, सिक्योरिटीज का। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी की हेल्प से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, बढ़िया। अब चालू करते हैं डेरिवेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का। अच्छा, इसको लिखना कैसे है वो समझा दूं एक बार आपको, फिर तुम बोलोगे भैया करवाया नहीं 16 नंबर में। सुनिए, जब भी क्वेश्चन आए कि बताओ सीआरआर, एसएलआर या फिर आरआर की हेल्प से मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे कंट्रोल करते हैं वो समझाओ, ये सब टॉपिक्स। तो सबसे पहले बताना भाई आरबीआई। आरबीआई होती क्या है? इट इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एग्जांपल डाल देना कुछ आरबीआई का एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो आरबीआई मत लिखना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक। क्या लिखना? सेंट्रल बैंक। जितनी लीगल टर्म्स यूज करोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। सेंट्रल बैंक क्या होता है? इट इज एन एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद उसके एग्जांपल डाल देना, एक आरबीआई एग्जांपल है, एक फेडरल बैंक का एग्जांपल है। सिंपल जी, ऐसे एग्जांपल डाल दिए। चलो जी, उसके अलावा उसके बाद उसने क्या पूछा है, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में। तो बताओ मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है? एक ऐसे टूल्स होते हैं जो कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। किसके लिए? आरबीआई के लिए। सिंपल जी, जो की टूल्स को ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई ऑपरेट करता है। तो ये सब समझा के फिर बताना क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? पैसे को कंट्रोल करना। ठीक है जी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की प्रोसेस को ही क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद जिस भी टॉपिक की हेल्प से आप समझाने वाले हो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को, वो टॉपिक, जैसे कि मान लो आप समझाने वाले हो किसकी हेल्प से? आरआर की हेल्प से या फिर बैंक रेट की हेल्प से, तो यहाँ पे वो आरआर की डेफिनेशन या फिर जो बैंक रेट होगा उसकी डेफिनेशन, जो भी आप समझाने वाले हो उसकी डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे। उसके बारे में समझाना है क्या होता है। फिर उनको जाके बताना है इन्फ्लेशन क्या होता है, और कंक्लूजन में इन्फ्लेशन को कैसे ठीक करें। सिंपल। और फिर उसके बाद बताना है डिफ्लेशन क्या होता है, फिर कंक्लूजन में डिफ्लेशन को कैसे ठीक करते हैं। समझे? तो इस तरीके से करके आओगे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन के साथ, तब आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मैंने तो बस खाली कंसेप्ट पॉइंटों के साथ समझाया है ताकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। करके आना आपको ऐसे ही। सिंपल जी। चलिए, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से। हाँ, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप बड़े हो चुके, बड़ा के कर सकते हो, इतनी अंग्रेजी आती होगी आपको। सिंपल जी। चलिए अब बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। अब आप खुद देखो, इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस जहां पे क्या होते हैं, ज्यादा। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो इन सभी टूल्स को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो बढ़ाया जा रहा है, तो सीधी सी बात। और जब डिफ्लेशन है, जब देश के अंदर क्या है, मंदी, तब इन सभी टूल्स को क्या किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो आपको रिलेशन कैसे देखने को मिल रहा है, ये ज्यादा है तो ये भी बढ़ रहे हैं, ये कम है तो ये भी घट रहे हैं। सिंपल, दोनों में रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव। तो अगर आपसे कोई पूछे डेरिवेशन करना है मॉनेटरी पॉलिसी कर्व का, तो मॉनेटरी पॉलिसी कर्व ऐसा होता है। मॉनेटरी पॉलिसी कर्व कैसा रिलेशन शो करता है, पॉजिटिव रिलेशन शो करता है। यहाँ पे सारे टूल्स के नाम लिख देना, जो भी आपको टूल्स लिखने हो, सीआरआर, एसएलआर, एमआर, बैंक रेट, रेपो रेट, सब चीज। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे टूल्स और यहाँ पे सारे नाम, रेट, इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, रेपो रेट, जो भी होगा रेट वो आपको लिखने हैं। सिंपल जी, कोई दिक्कत नहीं। टूल्स मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। सिंपल नहीं। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब नेशनल इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम घट रही है, वो चीज है। तो आपको कैसा रिलेशन देखने को मिलेगा, पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। यानी अगर रेट ज्यादा होंगे, सीधी सी बात, अगर इन्फ्लेशन होगा, प्राइस बढ़ रहा होगा, तो टूल्स को भी बढ़ा दिया जाएगा। अगर इन्फ्लेशन घट रहा होगा तो टूल्स को भी क्या दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो दिक्कत तो नहीं, सिंपल सा, बस खत्म। पक्का पक्का, बहुत अच्छे। अच्छा, एक ना थोड़ा सा डीपली समझा देता हूँ रेपो रेट के बारे में, क्योंकि मैंने रेपो रेट के बारे में वैसे समझा दिया डायग्राम बना के। एक बार जो क्रेडिट क्रिएशन है वो क्या बोलते हैं, इससे कैसे होता है, यानी सीआरआर, एसएलआर की हेल्प से कैसे होता है, वो एक बार समझा देता हूँ। कई बार न्यूमेरिकल वे में आ जाता है ना, तब आप कर पाओगे कैसे, समझते। तो लास्ट टॉपिक, फिर आपका चैप्टर खत्म पूरा। एग्जाम्स में जैसे क्वेश्चन आता है, सुनिए, कहेगा इफ initial deposit are 20,000 and RR reserve ratio is 20%. Explain process of credit क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। सिंपल जी। चलिए,
तो जब भी ऐसे एक्सप्लेन करना पड़े क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक की डेफिनेशन दे दो कि बैंक क्या होता है, इट इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल डाल देना बैंकों के, उसके थोड़े से फंक्शन लिख देना कि बैंक काम क्या करते हैं, और फिर बता देना मेन टॉपिक हमारा कौन सा आज का, क्रेडिट क्रिएशन। यहां तक आपने बस खाली इंट्रो दिया है जो भी आप चालू करने वाले हो। अब हम यूज करते हैं इसी डाटा को और अच्छे तरीके से समझाते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन होता कैसे है, कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, यानी 10,000 का 1 लाख कैसे कर देते हैं बैंक वाले, और पैसे को कैसे कंट्रोल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पैसा कैसे घूमता है वही समझा रहा हूं। इनिशियल डिपॉजिट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल डिपॉजिट, यहाँ पे आ जाएगा आरआर रिजर्व रेशियो, और यहाँ पे आ जाएगा लोन। तो देखिए बैंक में स्टार्टिंग में यहाँ पे जमा कितने हुए, 20,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है। क्या बैंक वाले आप जेब में रख के घूमेंगे, नहीं, बैंक वाले अपने पैसे को कहां पे रखते हैं, रिजर्व में, तो यहाँ पे रिजर्व में रखेंगे, सिंपल। तो रिजर्व देखते हैं कितना बोला था उन्होंने, 20%, तो 20% बैंक वाले अपने पैसे को कहां पे रखेंगे, रिजर्व में। तो इसका 20% कितना होता है, 400। तो 400 जो रुपए हैं बैंक वाले कहां पे रखेंगे, रिजर्व में। 400 ही होगा ना, नहीं जी 4,000 होगा। तो बैंक वाले 4,000 रुपए कहां पे रखेंगे, अपने पास रिजर्व में, यानी बाकी पैसा बच गया 16,000 रुपए, और वो 16,000 रुपए क्या करेंगे बैंक वाले, लोन दे देंगे। लोन किसी को भी देंगे, वो कुछ भी खर्च करेगा। जैसे मान लो लाला जी है, लाला जी ने लोन ले लिया कितने का, 16,000 रुपए का। अब 16,000 रुपए का लोन लिया तो फिर वो क्या लेना चाहते थे, वो चाहते थे वहां से सोने की कोई आइटम लेना, सोने की कोई चीज लेना, गोल्ड, ठीक है जी। तो उसने ये 16,000 रुपए किसको दिए होंगे, सुनार को। अब सुनार वाला जेब में रख के तो घूमेगा नहीं, वो भी कहां पे जाके जमा करेगा, बैंक में ही जाके जमा करेगा। तो बैंक में फिर से जमा हो गए 16,000 रुपए। बैंक वाले फिर 20% पैसा अपने पास रखेंगे, यानी 3,200 रुपए अपने पास रखेंगे। फिर उसके बाद बाकी पैसा जो बच गया वो कहां पे देंगे, लोन पे। तो 12,800 रुपए कहां पे दे दिए उन्होंने, लोन पे। लोन पे दे दिया, तो लोन किसने लिया, लाला जी की बेटी ने, उसको देखनी थी मूवी, तो उसने 12,800 रुपए लोन लिया। अब वो जो लोन लिया उसने पैसा, तो वो मूवी देख के आई, पैसा किसको दिए, थिएटर वाले को। थिएटर वाले जेब में के घूमेगा क्या, नहीं, वो भी कहां पे जमा करेगा, बैंक में। तो ये पैसा फिर से घूम के किसके पास आ गया, बैंक के पास, 12,800 रुपए आ गया, सिंपल। इसी में से फिर 20% बैंक वाले अपने पास रखेंगे, फिर लोन देंगे बाकी, फिर वो पैसा घूम के बैंक में आएगा, फिर अपने पास रखेंगे, ऐसी प्रोसेस क्या होगी, चलती रहेगी। मेन टॉपिक जो है वो है टोटल का, कि टोटल कैसे निकालें। सोचिए 20,000 में से पहले 4,000 बैंक के पास आया, फिर 3,200 आया, ऐसे करते करते बैंक के पास एक टाइम पे पूरे के पूरे 20,000 आ जाएंगे। अच्छा तुक्के मारने छोड़ो, मैं प्रॉपर बताता हूं। फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ उसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 में आर, ये फॉर्मूला होता है। इनिशियल डिपॉजिट कितना था, 20,000, मल्टीप्लाई में 1 में आर कितना था, आर था भैया 20%, तो 20% है, सिंपल। परसेंटेज जो भी हटती है तो ऊपर क्या जाता है 100, और इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो हो जाएगा कितना, 1 लाख। तो क्रेडिट क्रिएशन कितना हुआ, 1 लाख का। सेम इसी तरीके से इसका भी निकाल लेते हैं। इनिशियल डिपॉजिट कितनी थी यहाँ पे, 4,000 रुपए, मल्टीप्लाई में 1 में आर यानी 20%, परसेंटेज हटता है तो ऊपर क्या जाता है 100, सिंपल। और इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4,000 कितना हो जाएगा 20, तो देखो 20,000 आ गया, सिंपल। सेम इसी तरीके से 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 80,000, सिंपल सी बात। 1 लाख रुपए बैंक में जमा हुए, उसमें से उसने 20,000 रुपए अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखे और बाकी 80,000 रुपए का क्या दे रखा है बैंक वालों ने, लोन। और ये सारी प्रोसेस हुए केवल किस अमाउंट से, 20,000 रुपए से, जो बैंक वालों को आपने कितने रुपए दिए थे, 20,000 रुपए दिए। तो जो बैंक को किसी ने 20,000 रुपए दिए तो बैंक ने अपने पास पूरे 20,000 रख लिए, और लोन किसी को 16,000 का दे दिया, किसी को 12,800 का दे दिया, ऐसे करते करते 80,000 रुपए का बैंक वाले लोन दे चुके हैं, समझे। सोचो कितना पैसा कमाते होंगे। और इसी तरीके से जो पैसा होता है वो घूमता रहता है। तो अगर 20,000 रुपए को बार बार घुमा घुमा के करेंगे, मतलब घुमाएंगे बार बार, तो देखो 1 लाख रुपए के तरीके से वो काम करता है। और वहीं पे अगर ये चाहते हैं इसको और बढ़ाना, यानी और पैसा घुमाना, तो वो जो अपने पास पैसा रखा हुआ है ना 20%, उसको और कम कर देते हैं, 10% कर देंगे, तो यहाँ पे तो ये मान लो 2 लाख के आसपास आ जाएगा अमाउंट, समझे। निकाल के देख लो बेशक से। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं 20,000 रुपए डिपॉजिट था, मल्टीप्लाई बाय 1 में 10% कर देते हैं रिजर्व रेशियो, तो 10% करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 100, 0 से जोड़ गया, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2 लाख, सिंपल जी। तो बैंक वाले इनिशियल डिपॉजिट कितना हो जाएगा 2 लाख, तो 20,000 का 2 लाख भी बनाते हैं। तो सीधी सी बात, ये जो रिजर्व रेशियो होते हैं या फिर जो रेपो रेट होते हैं या फिर जो बैंक रेट होते हैं, ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। देश के अंदर कितनी महंगाई होगी, कितनी मंदी होगी, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, बैंक वाले या फिर आरबीआई की हेल्प से, सिंपल। आरबीआई कंट्रोल ही तो करती है रेपो रेट और बैंक रेट, रिजर्व रेशियो, इन सबको, सिंपल जी। तो यहां पे खत्म होता है मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी टॉपिक्स थे मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए। एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट, वही 2-3 तरह के क्वेश्चन है, मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए, वो भी सिंपल जी। बाकी जो छोटे छोटे कंसेप्ट थे वो मैंने करवा दिए अपनी तरफ से, ठीक है जी।
तो यहाँ पे खत्म होता है आपकी पूरी पूरी प्लेलिस्ट और क्या बोलते हैं पूरे पूरे चैप्टर्स। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके पक्का जाना, और आपने पहले से कर रखा है तो सच बता रहा हूँ भाई साहब, दिल से कलेजे से गुर्दों से फेवरेट से लेके अलग से थैंक यू आपको। ठीक है जी। हाँ एक चीज और, अगर क्या बोलते हैं आपका पेपर हो जाए या फिर आपके एग्जाम्स हो जाए तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप क्वेश्चन पेपर जो है ना उसकी पीडीएफ बना के मेरे को मेल कर देना, ताकि मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा पाऊँ। क्योंकि मेन चीज इग्नू जो है, इग्नू तो अपने जो क्वेश्चन पेपर होता है वो रिलीज कर देता है, लेकिन डीयू एसओएल की तरफ से जो क्वेश्चन पेपर है वो रिलीज नहीं होते। ठीक है जी, तो मैं आपको मेल कर देता हूँ, मतलब ये हमारी मतलब ईमेल आईडी है विवेक इकोनॉमिक्स 1, ये 1 नॉर्मल वाला, ठीक है, @gmail.com। ठीक है जी, तो ये हमारी ईमेल आईडी है। तो क्वेश्चन पेपर जो भी आपके पास होगा वो क्या बोलते हैं आप मेल कर दोगे तो फिर हम हो सकता है कि टाइम मिल जाए तो फिर आपको सॉल्व करवा के भी दिखा दे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है या फिर किस तरीके से आप कर पाओगे। सिंपल जी, एग्जाम से पहले आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप पेपर देके आ चुके हो तो वो भी भेज देना भाई आपके पास, क्योंकि ज्यादा बेटर रहेगा। जितने ज्यादा आपके भाई बहन होंगे उनके हेल्प में भी, मतलब उनको भी हेल्प मिल जाएगी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे खत्म होती है पूरी प्लेलिस्ट, यहाँ पे खत्म होती है आपकी पूरी बुक। ठीक है जी, और हाँ एक लास्ट चीज और कि अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो पेमेंट करने के बाद आराम से नोट्स परचेज कर सकते हो। सिंपल जी, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर किसी प्लेलिस्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम से अगले दिन, और टाटा बाय बाय। जिसको नोट करना है भाई नोट कर लेना। बाय बाय।